हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्गीकरण के आधार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बीएससी का फर्स्ट पेपर के टैक्सोनॉमी वाले पार्ट में आता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न अलग अलग जो है मत इस मामले में दिए और विभिन्न जंतुओं का वर्गीकरण किया। इसके लिए विभिन्न प्रकार के आधारों को अपनाया गया है, जो निम्न है। पहला है समिति, और दूसरा भ्रूण के आधार पर, फिर सीलोम के आधार पर, खंडी भवन के आधार पर, भित्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं समिति के आधार पर। तो इन्वर्टिब्रेट्स जंतु द्वारा प्राय सभी प्रकार की समिति दर्शाई जाती हैं। वह सभी जंतु जिनको दो या दो से अधिक भागों में विभक्त करने पर कोई भी दो भाग एक समान नहीं होते, असममित जंतु कहलाते हैं। यानी कोई भी दो पार्ट एक जैसे नहीं हो तो वो असममित जंतु कहलाते हैं, जैसे अमीबा है। एवं वे सभी जंतु जो काटने पर एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं वो सिमेट्रिकल कहलाते हैं, सममित कहलाते हैं, जैसे मनुष्य आदि। तो समिति निम्न प्रकार की होती है। समिति को हम निम्न प्रकारों में बांट सकते हैं, जैसे गोलीय समिति है। तो उन सभी जंतुओं में पाई जा सकती है जिसको उनके केंद्रक से गुजरती हुई किसी भी रेखा से काटने पर एक समान भाग प्राप्त होते हैं, तो उनको गोलीय समिति कहते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जो एक वर्ग है सार्कोडीना, इसका उदाहरण है। सार्कोडीना का उदाहरण अपन ले सकते हैं। रेडियोलेरिया के सदस्यों में इस प्रकार की समिति पाई जाती है। और हम ये देखते हैं कि अग्र और पश्चरा और पृष्ठ सतह, डोर्सल सतह इसको कहते हैं अपन, और पार्श्व सतह स्पष्ट नहीं होती है। दूसरी प्रकार की जो समिति है वो है अरीय समिति। प्राय उन सभी जंतुओं में जिनका शरीर मुखीय तल और अपमुखीय तल में बटा होता है, जैसे तारा मछली का, स्टारफिश का हमने चित्र में देखा होगा या पढ़ा होगा कि मुखीय तल और अपमुखीय तल, ओरल और एबोरल सरफेस, इन जंतु को किसी भी तल से दो या दो से अधिक भागों में काटने पर दो समान भागों में प्राप्त होते हैं। एवं कांटों की संख्या के आधार पर द्विअरीय, पंच अरीय, बहुअरीय हो सकते हैं। तो द्विअरीय सममित संघ सीलेंट्रेटा के वर्ग एंथोजोआ और टीनोफोरा संघ के जंतु पाए जाते हैं। तो अरीय समिति भी एक आधार होता है वर्गीकरण का। नेक्स्ट इसमें आता है द्विपार्श्विक सममित। इस प्रकार के जंतु में अग्र और पश्च भाग व पृष्ठ व अधर भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें बड़े स्पष्ट तौर पर कहा गया है, आपने ये ध्यान दिया हो, पश्च भाग, पृष्ठ भाग, अधर भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी कि डोर्सल और वेंट्रल भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। पोस्टीरियर और एंटीरियर दो भाग होते हैं, तो पोस्टीरियर भाग आराम से दिखाई देता है। इस प्रकार के जंतुओं को केवल एक ही अक्ष व तल से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। काटे गए भाग दाएं और बाएं भाग में बंट सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्लेटी एल्मिंथीज के जंतु हैं, एस्के एल्मिंथीज के जंतु हैं, ह्यूमन भी इसमें शामिल है, और
एनिलिडा है, मोलस्का है, आदि जंतु इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो समिति के आधार पर यूमेटाजोआ को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। यूमेटाजोआ को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है रेडिएटा। इसके अंतर्गत ऐसे जंतु रखे जाते हैं जिनकी भ्रूणीय व वयस्क दोनों अवस्थाओं में अरीय समिति पाई जाती है, जैसे टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा। दूसरा जंतु की बात करें तो बाइलेटेरिया है। इसमें केवल एक वयस्क अवस्था में द्विपार्श्विक समिति पाई जाती है और भ्रूण अवस्था में अन्य प्रकार की समिति पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत इसमें शामिल करते हैं अपन एनिलिड्स, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे देह गुहा के आधार पर। अच्छा, उसमें हेमिकोडेटा भी है और ट्रोपोडा भी हैं। तो देह गुहा के आधार पर अपन बात करेंगे, यानी कि सीलोम के आधार पर अगर चर्चा करनी है तो देह गुहा को इंग्लिश में सीलोम कहते हैं। रेडिएटा के सदस्य द्विस्तरीय होते हैं और इनमें बाहर की तरह एक्टोडर्म एंड भीतर की तरफ एंडोडर्म नामक स्तर पाया जाता है। वह दोनों के बीच में मीजोग्लिया भरा रहता है। तो बाइलेटेरिया में तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। तो बाइलेटेरिया में अपन बात करें तो तीनों जो जर्मिनल लेयर हैं वो एक्टो, एंडो और मीजोडर्म पाई जाती हैं। इस प्रकार बाइलेटेरिया को देवगुहा के आधार पर 3 हम उपकोटियों में विभाजित कर सकते हैं, सब कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। पहला है एसिलोमेट्स। ऐसे जंतु जिनमें देह गुहा का अभाव होता है, सीलोम नहीं पाई जाती, उन्हें एसिलोमेट कहा जाता है। इनकी वयस्क अवस्था में देह भित्ति और आहारनाल के बीच में मीजोडर्म नामक सेल्स पूर्ण रूप से भरी होती हैं। यानी बॉडी वॉल है इनकी, इंटरनल बॉडी वॉल और आहारनाल के बीच में मीजोडर्म नामक सेल्स पूर्ण रूप से इसमें फिल होती हैं, यानी गैप इसमें नहीं होता। इस प्रकार के अविभेदित मीजोडर्म सेल को मीसेनकाइमल सेल कहते हैं, जैसे फ्लैटी एल्मिंथीज में इसका उदाहरण दिया जा सकता है। अगली कड़ी में हम देखते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। तो स्यूडोसीलोमेट्स जो होते हैं उनमें यदि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान उत्पन्न ब्लास्टोसील का अधिकांश भाग वयस्क अवस्था में बना रहता हो, तो ये एक विशेष प्रकार का एक चेंज है इसमें कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान यदि ब्लास्टोसील का अधिकांश भाग एडल्ट अवस्था में बना रहता है तो इस गुहा को स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। इस गुहा के बाहर की ओर देह भित्ति और अंदर की ओर आहारनाल पाई जाती है और इस गुहा के मध्य में कहीं कहीं मीजोडर्म होती है। तो इसको एस्केलेमेंथीज के उदाहरण के रूप में अपन ले सकते हैं। तो थोड़ा स्लाइटली इसमें डिफरेंस है कि कहीं कहीं मध्य में इसमें मीजोडर्म होती है, यानी पूरी तरह से इसमें मीजोडर्म नहीं होती है, शेष जगह खाली रहती हैं। और नेक्स्ट अपन देखेंगे तो सीलोमेट्स हैं। तो ऐसे जंतु जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, रियल सीलोम अगर इसमें होती है तो वास्तविक देह गुहा कहलाते हैं, ब्लास्टोसीलोमेट कहलाते हैं। इनमें सीलोम जो होती है वो मीजोडर्म द्वारा आस्तरित रहती है। चारों तरफ जो लेयर होती है वो मीजोडर्म की है। एग्जाम्पल है एनिलिडा है, ऑर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एकाइनोडर्मेटा है और हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा के उदाहरण इस रूप में अपन ले सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार की कंडीशंस अलग अलग जंतुओं में पाई जाती है, एसिलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और
सीलोमेट के जंतुओं की बात। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे कि आधार जो है, अगला जो बेस है वो क्या हो सकता है। सीलोमेट के उद्भव के आधार पर, ओरिजिन ऑफ सीलोम, सीलोम के उद्भव के आधार पर अपन इसको इन भागों में बांट सकते हैं। पहला इसमें आता है साइजोसीलोमेट। साइजोसीलोमेट, इसमें आर्केंट्रॉन बनने के बाद एंडोडर्म से 2 सेल्स बनती हैं। एंडोडर्म से 2 सेल बनती हैं जिन्हें जियोब्लास्ट या 4D सेल्स कहते हैं। इनकी वृद्धि द्वारा एक पट्टिका का निर्माण होता है और इस पट्टिका के विपरीत विपाटन या हटने के दौरान एक गुहा का भी निर्माण हो जाता है और इस गुहा के दोनों ओर मीजोडर्म होती है। इस गुहा के जो गैप होता है उसके मीजोडर्म होती है, अतः यह गुहा सीलोम कहलाती है। और इस गुहा को स्प्लिट ऑफ मीजोडर्म या साइजोसील या दीर्ण गुहा का नाम भी दिया गया है, क्योंकि यह गुहा दरार से उत्पन्न हुई है और साइजोन को 2 स्प्लिट कहते हैं। ऑर्थ्रोपोडा में ऐसा होता है और माइनर फाइला में है, मोलस्का में भी ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज एंटेरोसीलोमेट्स। इसमें एंटेरोसीलोमेट्स में आर्केंट्रोन से 2 पार्श्व ओष्ठ उभार के रूप में निकलते हैं। लेटरल साइड में, पार्श्व में दोनों ओर एक ओष्ठ के रूप में एक संरचना उभार के रूप में निकलते हैं। ये ओष्ठ मीजोडर्म के रूप में धीरे धीरे आंत्र से पृथक हो जाते हैं, इंटेस्टाइन से अलग हो जाते हैं और इनके बीच में धीरे धीरे मीजोडर्म से रेखित हो जाते हैं, यानी रेखाएं इसमें मीजोडर्म की रेखित हो जाती हैं, अतः यह भी सीलोम है। इसकी उत्पत्ति के आधार पर हम एंटेरोसीलस कहते हैं और जिन जंतुओं में यह गुहा मिलती है उन्हें एंटेरोसीलस कहते हैं। तो एंटेरोसीलस भी एक अपने आप में टाइप है सीलोम की। भ्रूण के आधार पर अपन चर्चा करें तो भ्रूणीय विकास के आधार पर भी वर्गीकरण 3 बिंदुओं पर आधारित होता है। तो हम उन 3 बिंदुओं की चर्चा अगर की जाए तो 3 बिंदुओं के आधार पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये भी एक आधार बनता है। एक आधार इसका भी मौजूद है कि वर्गीकरण के रूप में हम इसको भी साथ लेकर के अपन चलने की बात इसमें है। तो पहला जो बिंदु हो सकता है वो जनन स्तरों की संख्या के आधार पर इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। जनन जो स्तर है, जर्मिनल लेयर हैं, गेस्टुला के आधार पर जो जर्मिनल लेयर बनती हैं उनके आधार पर इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भाग इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। इसमें केवल नोट्स में आपके 2 वर्गों को बांटा गया है, लिखा हुआ है। तो पहला जो होता है वो द्विस्तरीय है। तो द्विस्तरीय क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिनमें 2 जनन स्तर पाए जाते हैं और बाहर की ओर एक्टोडर्म होता है और अंदर की ओर एंडोडर्म होता है। इन द्विकोशिकीय स्तर कहते हैं। इन दोनों के बीच मीजोग्लिया पाई जाती है और जेली समान द्रव भरा रहता है जिसमें कुछ सेल्स होती हैं। कुछ लोग इसको मीजोडर्म नहीं मान करके डिप्लोब्लास्टिक मानते हैं, जंतु मानते हैं, जो सिलेंटेटा में आते हैं। टीनोफोरा है और सिलेंटेटा है। दूसरा पॉइंट आता है त्रिकोरकी।
ऐसे जंतु जिनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, इसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म नामक जनन स्तर मिलता है। अन्य सभी उच्च संघ के जंतु इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो दोनों ही बिंदु इसमें शामिल हैं। तो हमने इस प्रकार भ्रूण के आधार पर भी, इसके स्तर के आधार पर भी पहला पॉइंट हमने ये लिया है कि भ्रूण का जो फर्स्ट टाइप है वो स्तर वाला हो सकता है, द्विस्तरीय और त्रिकोणीय। नेक्स्ट इसी क्रम में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।